अब क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा जंप मारेगा, अचानक जंप मार देगा। अब क्या फैक्टर लीडिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो हुआ है वो आपका 1930 में। अब यहां पे ये टॉपिक उठ के आ गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1922 तक ही, 1922 से डायरेक्ट भैया आप 1930 पे आ गए। ये बीच का 8 साल का भी कहानी पढ़ा देंगे तो थोड़ा कनेक्टिविटी बन जाएगा। कनेक्टिविटी बनानी है, बनाएंगे तो जरूर, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि 28 के बाद तो बात करेंगे, 1928 का टॉपिक्स में बात होगी, ठीक है, क्योंकि काउजेस थोड़ा पीछे से चलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा कनेक्टिविटी बना देते हैं। पहले ये समझते हैं कि फैक्टर क्या था लीड होने का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या था? ओबीडियंट मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, फर्स्ट वेंचर, जो भैया प्रिंसिपल का भी फेवरेट होता है, क्लास टीचर का फेवरेट, सब्जेक्ट टीचर का भी फेवरेट। अरे भैया एक फेवरेट है और उससे कुछ खड़ता नहीं जीवन में, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंट भैया, डिस मतलब क्या होता है? मना कर रहे हैं। ओबीडियंट मतलब आपके जो लॉ है ब्रिटिश के द्वारा भारत में जितने भी लॉज इंपोज किए गए हैं सबको नहीं मानते हैं। आई कांट फॉलो योर लॉज। अगर ये आम जनता बोलेगा तो पकड़ के मारेगा और जेल में बंद करेगा। इसके लिए क्या करते हैं भैया? आप बोलोगे भैया रोज आप सीटी मरवा देते हो, क्या करेंगे? तो ऐसा टाइमिंग हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ इस मूवमेंट में? गांधी जी ये मूवमेंट को शुरू करते हैं, नमक से स्टार्ट करते हैं। अभी नमक को कनेक्ट करेंगे। ये हो गया सिविल डिसोबीडियंट का मतलब। आपके स्कूल के टीचर नहीं बताएंगे, ये इस पे मैं पूरा विश्वास करता हूं, ठीक है। हमें भी नहीं बताया गया था, ठीक है, अन्य स्कूल में भी नहीं बताया जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी कनेक्टिविटी अच्छी बननी चाहिए। रट्टाफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, गॉटिंग इज अ मार्क इज डिफरेंट थिंग, हैविंग ए कॉमन सेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। खाना अलग चीज है, शरीर बनना अलग चीज है, उसी तरह ये है, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज द डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या था? अलग था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। किस सेंस में? कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 21 से 22 sought to bring the working of the government to be the stand still by not cooperating with the administration। वही बातें तो बताया भैया कि एडमिनिस्ट्रेटिव में हम लोग साथ नहीं देंगे। उसका जो कारोबार चल रहा है नॉन कॉर्पोरेशन में, जो भी गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कारोबार चल रहा है, हमारे सहयोग से ही तो चल रहा है। लड़ रहा है किसका? सोल्जर्स, हमारा। पैसा कमा रहा है कहां से? टैक्स किसका ले रहा है? हम लोगों से। उसके अंदर जो जज काम कर रहे हैं, वकील काम कर रहा है, टीचर काम कर रहा है, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कौन है भैया? भारत के। अगर हम लोग साथ देना बंद कर देंगे, क्या वो कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो था। मगर वेयर एज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज द अटेम्प्ट बाय द paralyzing the administration, breaking some special rules and regulation। yes my dear, whatever I told you कि नियम तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? नियम, रूल्स और रेगुलेशन को, नियम और कानून का क्या करेंगे? ब्रेकिंग करेंगे। अब आम जनता अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो मार जाएगा। अब ये मूवमेंट को लीड करने आते हैं हमारे महात्मा गांधी। और अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, महात्मा गांधी की कोई नियम तोड़ दिया, मान लो कि टैक्सेशन का नियम तोड़ते हैं, तो बस किसान खड़ा होगा। मुद्दा उठाया नमक का। नमक कौन नहीं खाता है जी? तुम खाता है? कौन कौन नमक नहीं खाता है? बस लिखना तो कमेंट, सब खाते हो। ऐसा मुद्दा उठाया। क्या सीखे यहां से? व्हाट्स द लर्निंग ऑफ दिस थिंग? अगर लीडर बनना है तो कॉमन मुद्दा उठाना पड़ेगा जो सबका कॉमन है। तो उसने नमक का मुद्दा उठाया, ठीक है। हाँ, अब बात था भैया इसके बीच में हुआ क्या, वरना आप बोलोगे भैया 1922 से लेकर 1930 के मिडिल पार्ट में यहां पे क्या हुआ? एक मंथ करने के बाद कांग्रेस के बहुत सारे लीडर क्या हुए? महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। उसके बाद एक पार्टी भी बनाई गई, स्वराज पार्टी, 1926 में। क्योंकि पहले सदमा तो लगेगा ना यार, सदमा लगा, बहुत हुआ, लीडर्स हुए, फॉर्मेशंस हुए, ठीक है। उनके बाद बहुत सारे हंगामा हो रहे थे, तो ब्रिटिश ने कमिटी भेजी, ठीक है, साइमन कमीशन के नाम से। उसमें कुछ मेंबर्स रखे कि जानो कि भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना हंगामा बार बार हो रहा है। भाई हम लोग यार पूरे देश में रूल कर रहे हैं, यार पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं, मगर ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आता है। भारत में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमेशा? यार बैठाओ मीटिंग। तो मीटिंग बैठता है, तो अब मीटिंग से हम लोग बातचीत करते हैं, साइमन कमीशन। बोलेंगे वाह गुरुजी क्या कनेक्टिविटी किया, तुरंत फ्लैश कार्ड में आपने दिखाया, तुरंत वहां पे लीड कर दिया। साइमन कमीशन आपका आता है, कब आता है? नवंबर 1927 में आप सभी का साइमन कमीशन आता है।
ठीक है। साइमन कमीशन जो आप सभी के चेयरमैन थे, सर जॉन साइमन नाम था, चुट्टा अपना टाइटल का जो पिछलका नाम था ना, उसके नाम से साइमन कमीशन बना दिया। ठीक है, कब चला था? नवंबर 1927। नवंबर याद करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 1927 याद रखना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टेशनरीज कमीशन, popularly known as the Simon Commissions, after the chairman of this suggest to the need for the further constitutional reforms। यही बस यही वर्ड पकड़ना है कि जो हंगामा हो रहा है, कुछ तो हमारा नियम में कमी है, तो उसको रिफॉर्म्स करने के लिए ये जॉन साइमन को भेजा गया, जिसने नाम रखा साइमन कमीशन 1927 में। ठीक है, तो भेजा गया यार। तो इसके लिए क्या किया? इसने कंपोज किया 7 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से 7 मेंबर उठाए। साइमन कमीशन, साइमन 7 लोगों का मीटिंग ग्रुप साइमन कमीशन लीड किया, और उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। अरे यार, आप कानून बनाने आए हो, कानून को रिफॉर्म्स करने आए हो, किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। तुम बढ़िया जानता है कि हम बढ़िया जानते हैं? हम स्कूल मेरा है और कोई दूसरे स्कूल का आके वो नियम बना दे, और तुम्हारे स्कूल का कोई भी नहीं है, मतलब इसको पता भी नहीं है कैंटीन का समोसा कितना में मिलता है, इसको पता नहीं है साला बाथरूम कितना महकता है, इसको नहीं पता है साला मैथ का टीचर साला दिमाग का दही करके बैठा है, इसको पता है कुछ? साला बस साला उधर से गुजरता है, साला 40 की सीटिंग में 80 बैठ के आते हैं, पता है इसको कुछ? कैसा आदमी यार, कैसे आदमी को बैठा दिया? बस सेम चीज यही हुआ यार। भारत देश में प्रॉब्लम हमें हो रहा है, तो हमारे कुछ लीडर्स को बैठाओ जो लीड कर रहे हैं कंट्री। भाई कोई इंडियंस मेंबर ही नहीं रखे। इसी में बोला ना भैया, विरोध तो बनता है, तो दिस वाज बी द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस। तो भैया भारत के लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट की मुद्दा आई, तो फिर इनका विरोध किया गया। ठीक है, तो विरोध किया गया, तो इसी के बीच में हमारे लाला लाजपत राय का मतलब लाठी के द्वारा मार के उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा एक लाइन बोला गया था। ठीक है, अभी बताते हैं आगे। ठीक है, सब्जी का खुशबू बड़ा मस्त आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला रीजन जिसके वजह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, क्योंकि उसने कानून बना दिया। हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं भाई। मेरे लीडर साहब है, फिर गांधी जी को जेल भी होता है, उसमें भी जेल हुआ था। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928, 1927 साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें क्या होता है? ठीक है, ये भाई साहब जो आपके लॉर्ड बर्किनहेड है, इसने कहता है कि इंडिया वेयर नॉट यूनाइटेड एंड कुड नॉट अराइज एट द एग्रीड स्कीम ऑफ द रिफॉर्म्स। जो एग्रीड स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स जो लाया गया था, कि रिफॉर्म्स करने के लिए जो स्कीम लाया गया था, इंडिया यूनाइट नहीं होगा और इसका साथ नहीं देगा। सो द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड 1928, मतलब सारी पार्टी को बुलाया जाए। मतलब सर कांग्रेस के अलावा भी पार्टी था? अरे भैया बिल्कुल था। मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ उधर, अंबेडकर जी अलग पार्टी चल रहे थे उनके, हर कम्युनिटीज के अलग अलग तो थे। कैसे कैसे भैया, थोड़ा सा समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया बीजेपी लीड कर रही है भारत में, तो उसके अलावा पार्टी नहीं है, सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। या 2014 से पहले कांग्रेस थे, तो क्या सब कांग्रेस के साथ थे? उसके अलावा पार्टी थी कि नहीं थी? हाँ भैया था, बस वही तो बात है। समझ में आ गया? हाँ आ गया आ गया। अरे आना ही चाहिए भाई, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो भैया साहब यही होता है, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो मोतीलाल नेहरू जो थे मेड चेयरमैन, मोतीलाल नेहरू आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज नॉन एज द नेहरू रिपोर्ट। जो हर पार्टी के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, वो रिपोर्ट क्या था? रिपोर्ट क्या था कि आप अपनी अपनी समस्या को बताएं। यू हैव टू टेल योर प्रॉब्लम्स। क्या मतलब सर, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। अरे भैया तुम्हारे क्लास में, स्कूल में फीडबैक मांगता है ना जी, फीडबैक दीजिए टीचर के विषय में। तो आप कम ही बताते हैं कि हमारे हिस्ट्री के टीचर ऐसे हैं, आते हैं बस कुछ कुछ पढ़ाते हैं और कुछ कुछ को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर चले जाते हैं। हमारी वाले को भी देखते हैं, उसको भी देख के मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो वही चीज हुआ, उन्हीं को क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट क्या है?
द रिपोर्ट सबमिट बाय ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज नॉन एज नेहरू रिपोर्ट। क्लियर है माय डियर? द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी? पहला चीज था डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनेंस स्टेटस क्या होता है? हमें अपना स्टेटस दो भाई, हम अपना देश खुद चलाएंगे। यहीं पे एक बहुत बड़ा बातें, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत लेजेंडरी लीडर थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उस स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं जब भारत में कुछ नहीं था। ऐसे ऐसे चीजें लाते हैं, अभी बातें करेंगे आगे। 5 ईयर प्लान लाते हैं, नैम लाते हैं। नैम क्या है आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एक चैप्टर है, बढ़िया से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंस स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है, वो पहला मान किया। दूसरा क्या किया? डेट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का पार्लियामेंट है, ठीक है, शुड कंसल्ट ऑफ द सिंडरेट इलेक्टेड फॉर 7 ईयर। 7 ईयर के लिए भाई साहब सिंडरेट इलेक्टेड करो। इसके बाद कंटेनिंग 200 मेंबर, 200 मेंबर को आप लोग इलेक्ट करो बाय द प्रोविजनल काउंसिल। कितने मेंबर की बात की? 200 मेंबर को इलेक्ट करने की बातें की। ये दो मुद्दा रखा। तीसरा उसी में ए बी, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जहां से जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है भाई साहब, विद द 500 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर ए 5 ईयर। 500 मेंबर्स को इलेक्टेड किया जाएगा 5 साल के लिए। किसके थ्रू? एडल्ट फ्रेंच के थ्रू। एडल्ट फ्रेंच आप सभी का शायद 10th में पढ़े हो कि नहीं? 10th में नहीं पढ़े हो, 9th में, हाँ 9th में आप पढ़े हो, हाँ 9th में थोड़ा पढ़े हो, 8 में तो बढ़िया से पढ़े हो। टॉपिक ही था इलेक्शन, याद है? 8 क्लास का है भैया, 8 क्लास का क्या याद रहेगा, 10th का नहीं रहता है, ठीक है। 8 क्लास में आपके सिलेबस में है, ठीक है। ज्वाइंट इलेक्ट्रेट विद द रिजर्वेशन सीट फॉर द माइनॉरिटी। जितने माइनॉरिटी थे भाई उसके लिए रिजर्वेशन सीट की मांग की। उससे क्या होगा सर? रिजर्वेशन सीट सर, रिजर्वेशन तो सर बहुत सुनते आए हुए हैं। उससे क्या होता है, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, ठीक है, उनके जब एक लीडर बनते हैं तो वो क्या करता है, इन लोगों का भला करने के विषय में सोचता है। इनसे क्या होता है कि डिप्रेस क्लास का भला हो जाता है, डिप्रेस क्लास को थोड़ा अप होने का या बाउंस बैक करने का मौका मिलता है। जैसे सर थोड़ा समझाइए, समझा दे, इंटरनेशनल रिलेशन से समझाए कि आपके रिलेशन से समझाए? चलिए आपके रिलेशन से समझाते हैं। क्लास का मॉनिटर जब आपका दोस्त बन जाता है क्या होता है? आपका नाम कभी भी नहीं जाता है प्रिंसिपल के पास, क्लास टीचर के पास। अगर बदमाशी हल्ला कर रहे हो ज्यादा, बोलेगा चुप रहो भाई यार, क्या कर रहे हो तुम यार, तुम्हारा भी नाम लिखेंगे, मेरा दोस्त हो ना तुम। समझे बात? क्यों? अपना दोस्त है, नाम थोड़ी लिखेगा। और उसी में फिर थोड़ा दूर का लोग है, लिखो नाम में, लिखो। हम जब क्लास में थे हमारा बोर्ड पे नाम लिख ब्रैकेट में लिखता था 20 टाइम्स। हमारा क्लास का जो मॉनिटर था रिया, 20 टाइम्स रिया लिखती थी मेरे। बोले भाई 20 नहीं 220 लिख दो। हमारे क्लास का मॉनिटर बड़ा खतरनाक था, हमेशा हम ही रहे, भाई से रहते थे। कि पहला हमको कोई चाहता नहीं था कि डोमिनेंस पावर दे, वरना मेरा नियम था हिटलर से, मैं राज कर लेता था, फिर दबदबा हो जाता। इसलिए मुझे कैप्टन में वाइस कैप्टन ज्यादा बनता था, कैप्टन कुछ साल बना फिर वाइस कैप्टन, ठीक है। तो फिर मेरे क्लास में एक सुंदर कन्या आती है रिया, उसे फिर लोग वोटिंग के सिस्टम से उसे बना देते हैं। क्या करोगे भाई, डिस्क्लेमर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हुई। दूसरा क्या? क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविजंस ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब आप नया प्रोविजंस भी बनाए, नया एरिया बनाए, नया कंस्टिट्यूशन बनाए। क्या मतलब? अरे भैया अगर सेक्शन है क्लास का आप सभी का, अगर एक क्लास में 100 आदमी हो गया तो भाई साहब उसको सेक्शन में बांटिए, वही बस का मतलब, ठीक है। तो किसके बेस पे? लिंग्विस्टिक बेस पे। मतलब क्या हुआ? भाषा के आधार पर। कब? भाषा के आधार पर। कब पहली बार सुन रहे हो आप? 1928, द नेहरू रिपोर्ट। व्हाट इज नेहरू रिपोर्ट? सब पार्टी का सबमिशन, कॉन्फ्रेंस का नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद 9th फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट टू वोट, जो भाई साहब 19 फंडामेंटल राइट था, उसमें से भाई साहब राइट टू वोट को इंक्लूड करो आप। फ्रीडम फ्रॉम एवेंड्रीज अरेस्ट एंड सर्च एंड सीरेंस एंड द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये सारी 5 मांगे नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। डायरेक्ट पूछ लेगा एक्सप्लेन नेहरू रिपोर्ट, तो आपको ये 5 बातों को बताना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 4 बताइए, 5 बता देंगे तो अगर कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी है ना तो मास्टर आपको नंबर दे देगा। नेहरू रिपोर्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट होने के रीजन फैक्टर्स क्या थे।
फैक्टर्स लीडिंग अप टू सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, पहला वो पढ़ा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। क्या है सर पूर्ण स्वराज? कुछ चैप्टर में तो आप स्वराज स्वराज बोलते आ रहे थे, मगर ये पूर्ण स्वराज क्या है? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। बस एक सेकंड टाइम दो, फटाक से पानी पी के आता हूं। हाँ ठीक है मित्र, चलिए। तो क्या था कि डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। स्वराज मतलब होता है भाई साहब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस, मतलब क्या बोलते हैं जी, फ्रीडम, या हमें अपना राइट्स। पूर्ण स्वराज मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। अब हमें तुम्हारे अंदर नहीं रहना है। ये मोदी जी ने मोदी जी कह रहे हैं, गांधी जी नहीं कह रहे हैं, या नेहरू जी आ गए उसके राइट हैंड। दो राइट हैंड चलते हैं, एक नेहरू जी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस इस देश में बहुत ज्यादा डिबेट किया जाता है कि सरदार वल्लभ को पटेल साहब को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दा है, हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर में। ठीक है, बहुत बढ़िया कंक्लूजन देंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के लाहौर सेशन 1929 के लाहौर सेशन में। आप सभी के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाते हैं, कैंडिडेट नहीं प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो वहीं पे भैया अब जो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनता है तो वो साल वही लीड करता है। मगर गांधी जी क्या थे ना, वो थोड़ा सा क्या बोले, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। वो प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे उनका बात चलेगा। ठीक है, क्योंकि दबदबा वही लाए थे, दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा था, बस यही सीन था मेरा दोस्त। ठीक है, इस पास्ट रिजोल्यूशंस डिक्लेयरिंग द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बना दिया कि मुझे आजादी चाहिए। कब? 1929। आजादी मिलती कब है? 1927। कुछ समझ में आ रहा है? आज पढ़ोगे रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, समय लगेगा। ये चीज है यहां का सीखने का, समझे? चलिए, तो पहला क्या किया, प्रिपरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का लिए प्रिपरेशन करना है। दूसरा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशन। डिक्लेरेशन करना है पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशन का। और ऑब्जर्व द 26 जनवरी एज द पूर्ण स्वराज डे। ऑल ओवर द कंट्री विल द होस्टिंग द ट्राई कलर फ्लैग। पूरे देश में पहली बार झंडा इस तरह फहराया गया था। इससे पहले फहराया गया था 1911 में फहराया गया था, और 1907 में भी फहराया गया था फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो भारत में पब्लिकली इस तरह जो झंडा मतलब होस्ट किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1929 में अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में। तो यहीं पे एक मुद्दा आ जाता है कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं अपना, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं अपना, रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो भाई साहब ये रिपब्लिक डे जो है, संविधान हमारा जब प्रिपेयर हो गया था वो 26 नवंबर को ही हो गया था। तो हमारा संविधान लागू 20 रिपब्लिक डे मतलब सिंपल है कि अपना संविधान लागू कर रहा है, इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान हमारा 26 नवंबर को ही बन गया था, मतलब 2 मंथ पहले ही बन गया था। मगर हमें इस डेट को यादगार बनाना था, इस डेट को हमें हिस्टोरिकल रखना था। और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अच्छा मूवमेंट लाया गया था। तो यार कोई भी व्यक्ति अपना कर्म किया है तो वो उनका तो भाई थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। ये सभी को पता था ये सारी चीजें हिस्ट्री बन रही है। तुम खुद सोचो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक एक स्टेप लिया हुआ कल दिन स्कूल में बोला जाएगा, कल दिन वो चीजें बताई जाएगी
कैसे नाम के लड़के थे, इसने ऐसा ऐसा किया गया था, इनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव साइड भी, मैं दोनों बताने पर विश्वास करता हूँ। आई एम 360 डिग्री थिंकर, आई एम नॉट ए 100 डिग्री थिंकर और 200 डिग्री थिंकर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, रीजनेशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। जो भी लेजिस्लेटिव पे थे सारे मेंबर क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए। अच्छा, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज, ड्यू टू पूर्ण स्वराज लिखा जाता है, तो भाई साहब इस दिन की वजह से इनको रिपब्लिक डे इसी दिन मनाया गया। ठीक है, सब रिजाइन कर दिए, विड्रॉ फ्रॉम द ऑल द पॉसिबल एसोसिएशंस विद द ब्रिटिश पॉसिबल, जितने भी मतलब एसोसिएशन थे सबको विड्रॉ कर लिया। मतलब एसोसिएशन मतलब ब्रिटिश को कोलैबोरेशन के रूप में उसको सारा विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब हम लोग वार शुरू करते हैं। खत्म हो गया, कहानी खत्म वहां तक। अब आ गए हम लोग 1930 में। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। यहीं पे आपको पता चलेगा कि गांधी का इंपॉर्टेंस और कांग्रेस का इंपॉर्टेंस कितना है, आगे पता चलेगा अभी। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग मूवमेंट गांधी जी सर्व्ड ऑन ए ब्रिटिश गवर्नमेंट एट द 11 पॉइंट एलिमेंटेशंस टू लॉर्ड इरविन। मतलब गांधी जी भाई साहब, मतलब ये मूवमेंट में लीड करने से पहले, ये सर्व करने से पहले गांधी जी क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे भाई, सर्व कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 11 पॉइंट ऑफ अल्टीमेट एम। क्या है ये चीजें आपके टॉपिक्स में डिस्कस नहीं किया गया, बस बेसिकली याद रखिएगा, कुछ ऐसे लॉस थे, ऐसे कुछ बना रहे थे, उसमें वर्क कर रहे थे। 22 मार्च, ये भी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। तीसरा डेट बता रहा हूं याद करने के लिए। महात्मा गांधी बिगेन द हिस्टोरिकल मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू डांडी। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। जेल भी है, साबरमती जेल भी है, जहां पे अभी लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल में रखा गया, तो इसी यही आश्रम मतलब उसी एरिया का जेल है। ठीक है, तो भाई साहब ये मार्च इसके बीच में चलता है। मेनली ये मार्च कोई डांडी मार्च के नाम से भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन था वो आपका डांडी था। ठीक है, तो साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए आगे देखते हैं। ही हैड टू सेलेक्ट द अटैक ऑन द साल्ट लॉ। इसने क्या डिसीजन लिया कि साल्ट लॉ पे अटैक किया जाए। उसका कानून था कि नमक, एक्चुअली क्या था कि वो लोग नमक बनाने पर टैक्स रखते थे। तो यार हमारा जो कंट्री है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पूरा जो आप सभी का है लैंड वाटर बाउंड्री है, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, द लॉन्ग एरियाज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, दैट्स व्हाई आवर कंट्री कॉल्ड है पेनिनसुला कंट्री। तो यार उसमें क्या कर दिया था, बिकॉज साल्ट टैक्स इफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये लाइन को एकदम दिमाग में छाप लो, मुद्दा ऐसा उठाओ कि सभी लोग साल्ट साल्ट दे। यार साल्ट तो नमक तो भैया सबका मुद्दा था, कॉमन थिंकिंग, सब लोग हर क्लास के लोग आएंगे। मतलब एक चीज था कि गांधी जी ये थॉट में थे कि सबको उतारना है, सबको ऐसा मुद्दा उठाना है कि सबको उतारना है। क्योंकि गांधी जी को एक चीज पता था, यूनिटी कुछ चीज कर सकती है और देश बन सकता है यूनिटी की वजह से, ये चीज उन्हें पता था। और इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर मांग करते हैं कि हमें अलग दे दिया जाए सब कुछ, तो ये हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी जान मांग लीजिए मगर अलग देश ना मांगे प्लीज। ठीक है, तो सारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, स्पेशलाइज द पुअर, गरीब व्यक्ति को भी। गांधी जी ब्रेकिंग द साल्ट लॉ मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। गांधी जी साल्ट नियम, साल्ट बनाते हैं, उसके बाद ये नियम क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। वहीं से क्या होता है, ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चालू हो जाता है। मतलब कहा जाए कि अंग्रेज को देश में रहना इतना आसान नहीं था, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उसके बाद भी इतना साल इस देश में शासन किए। एक चीज आप देख रहे हो, हमेशा विरोध चलते आ रहा है, फिर भी शासन किया। इसी प्रकार से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आपको महान बनाएगी। प्रॉब्लम्स होंगे तभी आप महान बनेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो आप महान नहीं बनेंगे। सिंपल है। प्रॉब्लम नहीं आता तो गांधी महान नहीं बनता, प्रॉब्लम नहीं आता तो अंबेडकर महान नहीं बनता। समझा? इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी वो शासन किए। कितना प्रॉब्लम आ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ दिख रहा है, मास लेवल पे दिख रहा है। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हुआ ना कि गांधी आने के बाद
सब यूनाइट होकर होने लगा। बाकी हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे थे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे है द प्रोग्राम्स। मैंने बताया था कि जो मूवमेंट चलाएगा उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। पहला प्रोग्राम्स था आप सभी का डिफेंस ऑफ द साल्ट लॉ, बॉयकॉट द लिकर मतलब अल्कोहल, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स एंड द ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड, नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड रेवेन्यू। तीन मुद्दा रखा भैया साहब प्रोग्राम का। पहला क्या रखा कि साल्ट लॉ को तोड़ेंगे। दूसरा क्या रखा, जो लिकर था उसको बॉयकॉट करेंगे। तीसरा क्या रखा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, कपड़ा को और हर प्रकार की चीजों। चौथा क्या किया कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिवेन्यूज, टैक्स नहीं देंगे, रिवेन्यूज नहीं प्रोड्यूस करने देंगे। चार चीजें, चारों याद कर लो, वीवीआई है। ठीक है, और एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें आप सभी को सभी पीवाईक्यूज क्वेश्चन में हर चैप्टर का दे दूंगा, बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, द प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट। अब जो मूवमेंट का जो प्रोग्राम्स था उनको समझते हैं कि कर करके। द मूवमेंट स्पीडली रैपिडली, मतलब लगातार ये मूवमेंट क्या होता है, बढ़ी रहता। द वॉल्यूशंस ऑफ द साल्ट लॉ ऑल ओवर द country as soon followed by the defense of the forest law and the refusal of the payment the ruler चौकीदारी टैक्स इन द ईस्टर्न इंडिया। मतलब कि ये मूवमेंट के बाद मतलब हर जगह का जो नियम, क्योंकि यार नियम कर दिया टैक्स, और टैक्स हर जनता भरता है। जीएसटी जब मोदी जी भाई साहब लाए तो हर क्लास का लोग इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, तो उसी प्रकार से जब टैक्स को बंद किया तो हर क्लास का लोग भैया खुश हुआ है, तब तो बढ़िया है, पूरा देश को कनेक्ट कर लिया। द पावर ऑफ कनेक्टिविटी। एवरीवेयर इन अ कंट्री द पीपल ज्वाइन द हड़ताल, हर जगह के लोग देश के हड़ताल में ज्वाइन होने लगे। डेमोस्ट्रेट एंड द कैंपेन्स ऑफ द बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। डेमोस्ट्रेट मतलब होता है बंद करना, जैसे पैसा हुआ डेमोस्ट्रेट होता है, तो पैसा उसी तरह डेमोस्ट्रेट किया और कैंपेन चलाया गया कि फॉरेन गुड्स को आप सभी को बैन करना है और रिफ्यूज करना है। क्या करने के लिए, आप सभी को पे टैक्सेस, टैक्सेस आपको नहीं देना है। लैक ऑफ द इंडियंस ऑफर सत्याग्रह, लैक्स ऑफ पीपल्स ऑफ द इंडिया ऑफर सत्याग्रह, द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड द पिकिंग द लिकर शॉप वेयर विद द पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम। बॉयकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स को, और जो पिकिंग था उसका अल्कोहल, अल्कोहल या डेली प्रोग्राम था ना, मतलब रोज का इस्तेमाल करने का चीजें थी, उसको बॉयकॉट किया था। बहुत इंपैक्ट पड़ा। यहां भी ऐसा महसूस हुआ कि हम आजाद हो जाएंगे। फिर इरविन साहब आते हैं, फिर बड़ा बड़ा कांडी होते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो भी बातें करेंगे आपसे, थोड़ी और बातें करते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफर खान, अब्दुल गफर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। खान अब्दुल गफर को फ्रंटियर ऑफ गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर ऑफ गांधी, गांधी के दिशा पे चलने वाले थे, और जो फेमस थे रेड शर्ट की वजह से। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हु फेमस फॉर ए रेड शर्ट्स, तो अब्दुल गफर खान द फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। दे वेयर प्लीजर टू द नॉन वायलेंस एंड द फ्रीडम स्ट्रक्चर, नॉन वायलेंस और फ्रीडम स्ट्रक्चर। और एक बहुत अच्छा फैक्ट लगा मैं, जो नागालैंड में था, एक रानी गिलिलिया, द एज ऑफ 13 साल की बच्ची थी, ठीक है, नागालैंड की थी। उसने भाई साहब रिस्पॉन्ड किया था, गांधी जी को कॉल किया था, एनराइज किया था बैनर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब 13 साल के बच्चे को यह पता चल गया था कि भैया हमें विरोध करना है गवर्नमेंट का। एक और भी इसमें फैक्ट्स है, एक बहुत तगड़ा फैक्ट्स है। आई थिंक चंद्रशेखर आजाद ही थे शायद, हाँ कंफर्म, चंद्रशेखर आजाद से, वो भी नॉन कॉन्फ्रेंस मूवमेंट के टाइम में थे, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये चीज याद आया तो मैं सोचा एक बार उसको भी आपको भी बता दूं, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इनका जन्म 1907 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में खड़े थे, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920। तो भाई साहब 13 साल की उम्र में ये बंदा वहां पे लीड कर रहा था, वहां पे खड़ा था। इनको वो पता था कि आजादी क्या चीज होती है, आजादी आजादी।
उसी प्रकार से 13 साल की एक बच्ची थी नागालैंड का, ठीक है भाई साहब, उसने राइज किया बैनर, गांधी जी को कॉल एंड राइज करके लिखा, और बैनर था रिवॉल्ट के खिलाफ, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रिजल्ट टू द मास स्ट्राइक, इसका रिजल्ट क्या आया, मास स्ट्राइक एंड सेटअप ऑफ द पार्लर गवर्नमेंट इन द सेवरल फेसेस। मगर यार ने बोला कि अंग्रेजों को तंग कर दिया गया था, पूरा पूरा हालत उनका खराब कर दिया गया था, ठीक है। अब समझते हैं आप सभी का रिप्रेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, repressions of the government resolved to famines, लाठी चार्ज, जो आपको मैंने बताया था लाला लाजपत राय के विषय में, लाठी चार्ज एंड लार्ज स्केल इम्प्रिजमेंट। मतलब क्या हुआ था कि लार्ज मतलब बहुत सारे जनते के बीच में क्या होता, लाठी चार्ज किया गया, और दूसरा चीज क्या हुआ, सबको भाई साहब जेल में डाला गया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट चलाया गया, उनका आउटपुट क्या हो भैया, उनका विरोध तो करेगा व्यक्ति, फॉरेन गवर्नमेंट तो विरोध करेगा, आप खड़े हो, आप लड़ रहे हो, उधर से भी विरोध करेगा। तो लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, और भाई साहब 90,000 आदमी को जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया, ओवर 90,000 सत्याग्रह इंक्लूडिंग इन द कांग्रेस लीडर्स एंड गांधी जी वेर द इम्प्रिजमेंट। मतलब 90,000 जो कांग्रेस के मतलब वो थे भैया साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और गांधी जी, इनको भी जेल में डाल दिया गया था आप सभी का, ठीक है। तो द कांग्रेस वेर डिक्लेयर illegal and serve the strike where with the impose of the nationalist press। वाह क्या कनेक्टिविटी है। प्रोटेस्ट मीटिंग वेयर द हेल्ड एवरीवेयर, हर जगह मीटिंग चल रहा था। द टेक्सटाइल एंड रेलवे वर्कर्स ऑफ द मुंबई और स्ट्राइक, टेक्सटाइल और रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्सटाइल और रेलवे का जितने भी काम करने वाले थे, टेक्सटाइल यार सब कुछ, ब्रिटिश का आय का टेक्सटाइल, और रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री, दोनों पे गया, सब वर्कर स्ट्राइक पे आ गया मुंबई में, ठीक है। देयर विल बी द इंस्टॉल्ट ऑफ द फाइनिंग एट द दिल्ली एंड कोलकाता, दिल्ली कोलकाता मुंबई तीनों जगह स्ट्राइक तगड़ा चल रहा है, मगर भैया कांग्रेस के लीडर को जेल में डाल चुके हैं। अब क्या होता है कि मूवमेंट जेल में डालने के बाद मूवमेंट खत्म नहीं होता है, तो एविन भैया साहब आते हैं जो उस समय के वाइसरॉय रहते हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटेन में मतलब लंदन में मीटिंग किया गया कि सब लोग बुलाए कि बताइए आपका दिक्कत क्या है भाई साहब, आप लोग जो हर बार जो इस तरह कर देते हैं अच्छा लगता है, हर बार हम लोग कर रहे हैं, शासन मान रहे हैं यार, हम लोग हर जगह शासन कर रहे हैं, मगर आप लोग जैसा हम नहीं देखे, तो यार कुछ कुछ होता है तुरंत आप लोग शुरू हो जाते हैं और फिर मीटिंग बैठाते हैं। तो आप बताइए एकदम क्लियर बताइए क्या दिक्कत हो रहा है आपको। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल नकी टेबल था, कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। एक भैया सब मीटिंग का नाम रखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। मगर दिक्कत क्या होता है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहां बातें लिखी गई है, मैं आपको बताता हूं पहले, कि कांग्रेस मना कर देता है, गांधी जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तो ब्रिटिश को लगा भाई गांधी नहीं आया तो क्या बात हुआ यार, कांग्रेस नहीं आया तो क्या हुआ, इतनी सारी पार्टी से सब आएगी, और सब आए भी गांधी को छोड़ के, सब आए गांधी को छोड़ के, उसकी बातें नहीं मानी गई थी, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए थे। और नहीं गए तो गांधी जी क्या हुआ, क्या हुआ अभी पता चलेगा, ठीक बताते हैं अभी, तब पता चलेगा गांधी क्या चीज है। इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड 3 सेशन, 3 सेशन था जो ऑलरेडी मैं आपको 3 बार 4 बार बता चुका हूं क्योंकि याद रहना चाहिए। दे आर आल्सो रिफर टू द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह रिफर किया गया है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है आप सभी का, वो 1930 में होता है, 30 से 31 के बीच में होता है, ठीक है। आप सभी 12 जनवरी से लेकर, जनवरी पानी में जाने दो, ठीक है, आप सभी का 1930 से लेकर 31 के बीच में आप सभी का हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन में, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हुआ था आप सभी का लंदन में हुआ था 1930 के और 31 के आसपास में आप सभी का हुआ था। डेट देख लो यार, अब 30 भी बोलो 31 भी बोलो यार, क्योंकि किसी के बीच में चला गया तो 31-30 याद रखना, ठीक है। द कांग्रेस विच हैज अनहैप्पी विद द रिपोर्ट ऑफ साइमन, यार कांग्रेस जो साइमन कमीशन था उसका रिपोर्ट से खुश था, अनखुश था, हैप्पी नहीं थे, दुख थे। कैसे खुश हो सकते भाई यार, आप नियम बना रहे हो, हमारा कोई मेंबर ही नहीं है, तो उसका खिलाफ था, ठीक है। कमीशंस boycott the conference but the other political parties and the interest of the group were the well representative। इस टॉपिक को भैया स्टार लगा लो, आम जनता को तो गांधी जी ने कनेक्ट कर लिया, और जो पार्टी थी वो क्या, कांग्रेस ने कहा कि जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम उसको बॉयकॉट करते हैं, विरोध करते हैं,
मगर जो उसके अलावा जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी देश में, उनका इंटरेस्ट का बात था तो वो चले गए, वो पहुंच गए, वो पार्टी में पहुंच जाता है। गांधी जी नहीं जाता है, नहीं जाते हैं तो दिक्कत तो होगा ना मेरे मित्र। क्या दिक्कत आता है? द ब्रिटिश रियलाइज दैट नो यूज ऑफ होल्डिंग द कॉन्फ्रेंस विदाउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। ब्रिटिश को लगता है कि कांग्रेस नहीं है तो ये मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। उस समय कांग्रेस का क्या वजूद था? तो और भी पार्टी थी कांग्रेस का, आई थिंक लगभग कंट्री का 30 से कुछ ही परसेंट, 30 से 35% ही कनेक्ट करते थे, मतलब मेंबर्स थे। बाकी तो यार प्रोविजनल छोटे छोटे पार्टीज के जुड़े हुए लेक, छोटे छोटे कम्युनिटीज के लोग थे। ठीक है, तो ये चीज थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब यहां एक पैक्ट होता है, मतलब एक समझौता होता है आप सभी का। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। दिस रिजल्ट इन द साइन बाय द पैक्ट ऑफ द गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन। उस समय वाइसरॉय रहते हैं, द वाइसरॉय, मार्च 1931। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप क्या कंसिडर करेंगे? आप कंसिडर कर देंगे 1930, क्योंकि शुरुआत उसी समय हुआ था। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप कंसिडर करेंगे 1931, जहां पे गांधी जी जाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देयर वेयर नो पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। 1 2 3, नॉन ऑफ दिस। 1 2 3, क्या बता? ठीक है, तो 1913 में, 31 में, और इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द गवर्नमेंट एग्री टू, सरकार कहे कि हम जाएंगे तो एक ही बात पे जाएंगे, हमारी ये मुद्दा है, अगर इस मुद्दा पे चर्चा होगी तब हम जाएंगे, अदरवाइज आई विल नॉट गो। बोला ठीक है भैया, बताइए क्या का मुद्दा है। पहला बताया कि विड्रॉ कीजिए अपना ऑर्डिनेंस को एंड एंड ऑफ द प्रोसेक्शंस। जो भी आपका ऑर्डिनेंस है इसको आप विड्रॉ कीजिए, और जो भी प्रोसेक्शंस है इसको आप हटाइए। ठीक है, दूसरा, रिलीज द ऑल द पॉलिटिकल। यहीं पे गांधी जी का गलती हो गया था। जो गांधी जी को बोलते हैं ना भैया कि डॉक्टर क्या बोलते थे, भगत सिंह को बचाने का कोशिश नहीं किया, बचाने का नहीं किया। यहीं पे आई थिंक थोड़ा सा एक शब्द लिख देते ना, भारत के लोग कभी गांधी जी को बहुत बड़े मानते हैं, बड़े तो हैं, पूरी दुनिया मानती है। क्या लिखा है? पहला लिखा भैया ऑर्डिनेंस जितने भी है वो सब सारी चीजें हटाओ। दूसरा मुद्दा में क्या लिखता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाले थे ना, सबको विड्रॉ कीजिए। मगर ब्रैकेट में ही लिख के गलती किया ना, एक्सेप्ट द गिल्टी ऑफ वायलेंस। गांधी जी अपने बात पर अड़ गए कि जो भी व्यक्ति ने वायलेंस किया था, मतलब किसी को मारा था, जलाया था, काटा था, कहीं अटैक किया था, उनको छोड़ के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी उनके जुड़े हुए लोग हैं, जिसका कोई गलती नहीं है, बस मूवमेंट में थे, उनको आपने जेल किया, उसको आप विड्रॉ करो। और भगत सिंह को जो था भाई साहब, उनपे तो वो वाला आरोप लगा हुआ था, उसने हमला किया हुआ था, तो आरोप तो वो था मेरे भाई। तो यहां पे भगत सिंह को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता है। फिर एक उसे ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप पिटीशन मांग लो, माफीनामा लिख के दे दो, हो जाएगा। मगर जो भगत सिंह के नाम से जो इस देश के युवा में जो करेज था उस समय, इतना किसी के नाम पे नहीं था। और भगत सिंह को बलिदान देना इस प्रकृति का नीति था, प्रकृति का डिजाइन क्या हुआ था कि भगत सिंह को बलिदान देना है अपना जीवन का। क्योंकि मान लो कि देश आजाद हो गया, मगर आज जो देश के जो यूथ इन्फ्लुएंस होते हैं भगत सिंह की वजह से। क्योंकि हर यूथ में, हर क्लास में एक लीडर होना जरूरत है, एक रोल मॉडल होना जरूरत है। आज युवा के अंदर एक नाम कॉमन है, भगत सिंह। उनकी बलिदान ये प्रकृति मांगती थी, प्रकृति का वो फिक्स था कि उसको बलिदान देना है। भगत सिंह एक आंधी। एक उसका बहुत अच्छा फैक्ट्स है कि भगत सिंह जब भाई साहब उसको फांसी देने की बात आई, तो उसका फांसी उसे एक दिन पहले दिया गया था, तो कि अंग्रेज को इतना खौफ था कि डेट से पहले पूरा जेल पे हमला कर देगा। भगत सिंह यार यूथ के नाम पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था उस समय की बात कर रहा हूं। अभी तो इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई है ही नहीं यार। ये सारे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है, 2 करोड़ 10 करोड़ सब्सक्राइबर, उनके तो इस देश के 140 करोड़ सब्सक्राइबर है। एक दिन पहले दिए तो बोला भैया आपको तैयार होना, एक दिन पहले आपको जेल मिले। बोले आई एम रेडी। तो किताब पढ़ रहे थे, कुछ पन्ने बच गए थे पढ़ने के लिए। बोला व्हाट्स योर लास्ट डिमांड, आपका लास्ट डिमांड क्या है? उसने कहा कि कुछ पन्ने बच गए हैं इस किताब के, हमें ये किताब पढ़नी है, कुछ पन्ने बच्चे पढ़ने दीजिए। द डेडिकेशन ऑफ द पर्सन यू कांट इमेज माय डियर। वो डेडिकेशन जैसा यूथ
शायद इस देश में है, भगत सिंह। उसका एक किताब है उनके बायोग्राफी पे, वाई आई एम एन एथलीट। पढ़िएगा किताब, कभी बड़ा बेहतरीन किताब है, कभी जीवन में समय मिले जरूर पढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो आपके अंदर एक पोटेंशियल देगी। और आप लोग में लाइफ में बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इट्स विल हेल्प टू, किस चीज में मदद करेगा भाई, आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको छोटा दिखने लगेगा। छोटा आपको लग रहा है भैया मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, अरे भैया वो एक डॉट के बराबर भी नहीं है। व्हेन यू स्टार्ट टू रीडिंग द बायोग्राफीज तब आपको पता चलेगा अरे यार इतने बड़े भी प्रॉब्लम्स हैं, इतने बड़े प्रॉब्लम से भी लोग इतने बड़े महान बने हैं। बायोग्राफीज पढ़िएगा, आपको क्षमता बढ़ेगी सहने का। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, जीवन में अप्लाई करना, आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यहां पे मिस्टेक थोड़ा सा लग रहा है, अगर यहां पे थोड़ा एक पॉइंट और डाल के कर देते तो आज गांधी जी को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, बाकी किसी चीज में क्रिटिसाइज उस महान व्यक्ति को नहीं करते हैं, बस यही है कि यहाँ एक सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 पॉइंट मारते हैं, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है देश के लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, परमिट करते हैं पीसफुल पिक्टिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन गुड्स शॉप। परमिशन दे देते हैं पीसफुल्ली आप अल्कोहल का, लिकर का कीजिए और फॉरेन क्लॉथ शॉप का। ये 3 होता है इन दोनों का समझौता। ठीक है, द कांग्रेस इनटू द रिटर्न एंड एग्री टू देयर द फॉलोइंग। ये 3 मुद्दा उन लोगों ने दिया, 3 मुद्दा इन लोगों के बीच में हुआ, तो कांग्रेस इसमें एग्री हो जाते हैं, बोले ठीक है चलिए हम तीनों मुद्दा पे तैयार है। तो क्या क्या मुद्दा, ये मुद्दा रखा किसने, नेहरू जी के द्वारा। अगर भैया उस नेहरू जी ने यार गांधी जी के द्वारा, तो इरविन भैया भी भैया कुछ अपना मुद्दा रखेंगे, तो मुद्दा उसने भी 3 रखा कि जो आपका मूवमेंट चल रहा है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसको आप सस्पेंड कीजिए, पहली बात। दूसरा चीज, टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड सेशंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको आना पड़ेगा। तीसरा चीज, नो टू द प्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑन द पुलिस एक्सेशन पे, कोई भी प्रेस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा किसी प्रकार से पुलिस एक्सेशन पे। 3 मुद्दा रखा। याद रहना चाहिए कि गांधी जी का 3 मुद्दा क्या था, डिमांड, और इरविन जी का 3 मुद्दा क्या था। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में भी बहुत काम आएंगे whenever you are in the debate field, whenever you are preparing for anything। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी का था। अब लास्ट टॉपिक, राउंड टेबल सेकेंड में जब गांधी जी पहुंचते हैं क्या होता है, तो पहुंचते हैं 1913 में हुआ, जो मैंने बातें कर दी आप सभी से। ठीक है, तो इट वॉज अटेंड बाय गांधी जी एज पर द टर्म्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। अटेंड किए, जो टर्म्स था, जो कंडीशन था गांधी जी का, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ। द कॉन्फ्रेंस वाज सुन डेडलॉक ऑन द माइनॉरिटीज इशू। कोई बात ही नहीं भैया, डेडलॉक ऑफ द माइनॉरिटीज इशू एंड a separate electoral bringing the demanded, but now not only for Muslim। मतलब डिमांड क्या गया थी, आप सेपरेट इलेक्टोरल दीजिए, बट नॉट ओनली फॉर मुस्लिम बट also by the depressed class and Christians and Anglo-Indians and Europeans। सबके लिए भाई साहब का डिमांड था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों को पहले कनेक्ट करते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां गया भाई साहब, हाँ, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होता है, पहले 30 फिर 31 फिर 32। ठीक है, यहां पे 46 डेलीगेट्स पहुंचते हैं, सिर्फ 46 डेलीगेट्स। डेलीगेट मतलब क्या होता है कि हर ग्रुप्स के एक, जिसको भेजा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। आपको मैंने बताया था जब कांग्रेस बना था तो वहां पे डेलीगेटेड्स थे। ठीक है, तो भाई साहब वही डेलीगेटेड्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तीसरा कॉन्फ्रेंस आने से मना कर देता है। क्यों मना करता है, अभी तो इरविन पैक्ट हुआ था। मगर दिक्कत क्या हुआ, सेकेंड राउंड सिविल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को लेकर चल गए, बेचारा धोती वोती पकड़ के मुश्किल से गए थे, मगर जो मुद्दा था वो मुद्दा पे बात ही नहीं किया भाई। गजब पलटू वाजब है, साइन करवाया, बोला ये बात करो वो बात करो, यार कुछ हुआ ही नहीं। गांधी जी धोती पकड़े चल दिए भारत, बोले तुम थे मुसाफिर हम थे मुसाफिर, आओ हमारे देश फिर मिलते हैं। तो रिफ्यूज कर दिए, थर्ड टेबल में नहीं आए। डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड किया, डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर ए डिप्रेस क्लास। जो छोटी जाति थी, अनटचबिलिटीज थी, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड किया। ठीक है,
रामसे मैकडॉनल अनाउंस किया, रामसे मैकडॉलन, ये नाम याद रखिएगा, रामसे मैकडॉलन ने अनाउंस किया एक अवार्ड जिसका नाम था कम्युनियल अवार्ड, कम्युनियल अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता था, प्रोवाइड किया गया था सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी व्यक्ति सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे मुस्लिम्स के लिए, बुद्धिज्म्स के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए और डिप्रेस क्लास के लिए, इनको भाई साहब कौन सा कम्युनियल अवार्ड दिया जाएगा। और गांधी जी स्ट्रांगली इस अवार्ड का विरोध करते थे ग्राउंड पे आके, ऑन द ग्राउंड दैट इट कुड बी डिसग्रेट द इंडियन सोसाइटी एंड स्टार्ट टू द फास्ट एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। क्योंकि गांधी जी को पता था कि इनके बाद हम लोग पूरे टूट जाएंगे, इतना मुश्किल से गांधी जी ने सबको यूनाइट किया था, और यह इस अवार्ड की वजह से सब डिवाइड होने वाला था। 25 सितंबर 1930 द एग्रीमेंट होता है पूना पैक्ट, वन ऑफ द फेमस पूना पैक्ट। इसमें अंबेडकर जिसे होता है, डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। एग्रीमेंट क्या करता है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द क्लास और द प्रोविजनल इन द लेजिस्लेटिव, मतलब कि आप जो अलग मांग कर रहे हैं ना भैया, वो छोड़िए ना भैया साहब, क्या अलग यार, हम लोग अपने इतना स्थिति खराब है, अलग मांग कर रहे हैं। तो पूना पैक्ट में यही बताया था ना मैंने कि गांधी जी खाना वाना छोड़ के फिर उनको अंबेडकर को मनाने के लिए जाते हैं, उनकी वाइफ भी जाती है, बहुत सारे लीडर्स भी जाते हैं कि नहीं गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं, आप ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और कांग्रेस, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, मतलब कांग्रेस के बीच में हुआ 1932 पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या किया कि भैया साहब जितने भी डिप्रेस क्लास के लोग थे उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन सीट दिया जाएगा, प्रोविजनल में सीट उसका रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब है रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। आफ्टर द फेल ऑफ द टॉक्स ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी केम टू इंडिया एंड 1932 गांधी जी वर अरेस्टेड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करके, कितने तारीख को भैया कंप्लीट करके आए थे गांधी जी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1 दिसंबर को कंप्लीट होता है और 4 जनवरी को, मतलब 1 महीना 3 दिन के अंदर में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत बार गांधी जी जेल गए बेचारे, अरेस्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ। जैसे हम लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हम लोगों ने इंपैक्ट पढ़ा था, इसी प्रकार से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का इंपैक्ट क्या क्या है, इनको हम लोग समझते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, विड्रॉ करता है बैन ऑफ कांग्रेस। द गवर्नमेंट विड्रॉ द बैन, क्योंकि कांग्रेस को उन लोगों ने बैन कर दिया था। ठीक है, उसे पहला चीज क्या करता है, विड्रॉ करता है जून 1934 में, उसे विड्रॉ करता है। दूसरा चीज क्या है, इट ऑर्डर द वुमेन आउट ऑफ देयर हाउस टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिक्स, मतलब जो महिला थी उनके बाद आउट ऑफ द हाउस, मतलब इस मूवमेंट के बाद महिला लोग भी पार्टिसिपेट करने लगा पॉलिटिक्स में, एंड मेक देम इक्वल पार्टनर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली बार कुछ महिला के ऊपर हम लोगों ने लाइन, पहली लाइन देखी है आपके पूरे किताब में। समझ में आई चीजें? थी, सरोजिनी नायडू जी थी और भी थी, पर इस तरह ओपनली इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल पार्टनर बनाया जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द एक्ट, एक एक्ट आता है एक्ट 35, एक्ट 1935। इसमें जो भी चीजें थी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें इस एक्ट के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजों पे बात करती थी जो भारत की चीजें थी, और यही बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके जुड़ जाती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, आप लोगों ने पहला ही चैप्टर में पढ़ा है ना, फेडरेशन, ये है फेडरेशन। फेडरेशन क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, कुछ पावर सेंट्रल रखेगी, कुछ पावर स्टेट रखेगी, कुछ पावर आपकी लोकल बॉडीज रखेगी। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरेशंस। एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल द गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस। ये सारी 3। चौथा, द मूवमेंट रिवाइज द वाइल द फाइट ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन फाइट करने का था वो भी इंपैक्ट हुआ। ये 4 इंपैक्ट आप सभी को दिख रहा है। बस टॉपिक यहां पे आप सभी का सिलेबस खत्म हो जाता है, और एक टॉपिक बचता है डॉक्टर अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मगर इतने महान व्यक्ति के विषय में अगर हम ना जाने तो ये भी बहुत ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड डॉक्टर अंबेडकर, उस क्लास से आके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जब संविधान बनाने की बात आई, संविधान सभा बना 1946 में, एट ए टाइम जब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जब लॉ पे बैठे, जब कानून बनाने की बातें आई, तो तब डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे। और गांधी जी का ही रिकमेंडेशन था कि इनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए, इनको लॉ पे काम करवाया जाए, गांधी जी का, क्योंकि इनका नाम ही नहीं था भाई लिस्ट में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो बहुत ज्यादा फेमस थे बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से, वेल नोन एज द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट के बहुत बड़े ज्ञाता, राजनीतिक पे अच्छा ज्ञान रखने वाले, समाज में रिफॉर्म्स लाने वाले और इमीडिएट जस्टिस। और ये एक वकील भी थे, तो जजमेंट, क्योंकि ये आपके बैरिस्टर थे, फौरन पढ़ने के लिए गए, इतना पढ़े भाई साहब यार। इसकी मूवी है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे मूवी है, देखिएगा। बीमारी तो इसका साथ कभी जीवन में छोड़ी नहीं, परिस्थिति इतनी खराब थी रिलीजियसली, पहली बात कास्ट बहुत नीचे, दूसरा घर की स्थिति खराब, तीसरा तबीयत इतना खराब रहना, चौथा पैसा की तंगी। उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर उस मुकाम पे पहुंचे कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में इनका स्टैच्यू बना हुआ है, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, लाइक दैट काइंड ऑफ द यूनिवर्सिटी विच आर द वेरी टॉप एज द नेम ऑफ द यूनियन, वहां पे दबदबा बना हुआ है, ठीक है। राम जी इनके माताजी, पिताजी, और माताजी भीमबाई सकपाल, ऑन द अप्रैल 14, 1899 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। एमपी के थे, मध्य प्रदेश में 1891 में, और गांधी जी का 1869 में। एक साल इधर लीजिए, 22 साल के छोटे थे गांधी जी से, ठीक है, इसलिए थोड़ा उमंग था। द चाइल्डहुड में इसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था, टू फेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सोशल इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जिस समाज से थे, पहला प्रोविजन होता है कि उस समाज को आगे बढ़ाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कि अंबेडकर जी जो थे वो रिलीजियस थे, मतलब कि नेशनल लीडर थे, कि एक धर्म के मतलब लीडर थे, ठीक है। मगर बेसिकली क्या कहता है कि जिस समाज में, अंबेडकर जी का इस पर कहना, खुद का कहना है इसका, कि अगर हम उनके लिए काम नहीं करते तो डिप्रेस क्लास हमेशा, अभी भी देखो डिप्रेस क्लास की स्थिति कितना खराब है, अभी थोड़ा बहुत सही हो रहा है समय के अनुसार, मगर अभी भी उस क्लास से स्थिति थोड़ी खराब है। सोचो उस समय कितनी होगी, ठीक है। तो अंबेडकर जी जो है आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, द इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कहते हैं, और पास द हिज होम इन दिल्ली इन दिसंबर 1956, और 1956 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। और भाई साहब, और इनको ड्राफ्टिंग कमीशन, मतलब जो संविधान, जो ड्राफ्टिंग बनाने का पूरा चेयरमैन जो थे, मतलब पूरा संविधान को जो डेकोरेट करने का काम दिया गया था, वो डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया था, इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सेकेंड टाइम जब एजुकेशन मिनिस्टर, सॉरी, लॉ मिनिस्टर बनने की बात आई, ये अपना त्याग दे दिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा था, ये छोड़ दिए, बोले ना भैया मेरे अकॉर्डिंग होगा ही नहीं, छोड़ दिए, ठीक है। तो इन्हीं के साथ ये पूरी चैप्टर्स को, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर कहेंगे, जिसमें हमें एक बहुत ब्रॉड आइडिया मिलता है नेशनल मूवमेंट के विषय में। क्योंकि हमारी कुछ कहानी इस तरह शुरू हुई थी यार, जब हम लोग कुछ नहीं थे, अब कहानी इस स्थिति में आ गई कि हमारे पास नेशनल लीडर्स हो गए, अब हम लोग उसके विरोध में आ गए, अब आगे चीजों को समझते हैं, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ इस पूरे चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमें से जरूर कांटेक्ट कीजिए, आई एम ट्राई टू हेल्प टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।